हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम आपको पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस रिलेटेड टू ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेके एसएसबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिजीजेस। इससे पहले हम बायो के बहुत सारे पोर्शंस को कवर कर चुके हैं, न्यूट्रिशन से, विटामिन से लेके, डाइजेशन से लेके, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स तक। ये सभी टॉपिक हमने अपने पुराने लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिजीजेस। ठीक है, तो डिजीजेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा किसी भी जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए। चाहे आपकी साइंस का जितना मर्जी वेटेज हो मार्क्स का, 10 मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है, एक या दो क्वेश्चन अगर चढ़ते हैं साइंस से, ठीक है, अगर जनरल साइंस मेंशन किया है, छोटा सा एवरीडे साइंस है, डिजीजेस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेके एसएसबी के मैक्सिमम एग्जाम्स को कवर करता है। इसलिए आज हम डिजीजेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे आज चैनल पे नए हैं आप लोगों को बता दूं कि आप पुरानी वीडियोस देखिए, उसके बाद जाके आप ये वाली वीडियोस को अच्छे से समझिए, क्योंकि जैसे आप लेवल 1 से शुरू करते हैं आपको आपके फैक्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर होते हैं, कंप्लीट फैक्ट चेक जानकारी होती है आपके पास। आप कोई भी चीज है उसको स्टार्टिंग से अगर समझते हैं तो आपको लेवल वाइज चीजें समझ आती हैं कि अच्छा पहले ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, क्योंकि डिजीजेस टॉपिक में कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और जो बच्चे लगातार हमारे चैनल पे साइंस को फॉलो कर रहे हैं, लगातार लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा इस चीज को समझना। और आज हम टॉपिक में डिजीजेस में सबसे पहले कवर करेंगे वायरल डिजीजेस से शुरू करेंगे। As I said, disease is one of the important topic है हमारे जेके एसएसबी से रिलेटेड। तो वायरस के रिलेटेड जो भी डिजीज वायरस से फैलती है उनको आज हम कवर करेंगे। वो डिजीजेस क्या है, उनको कॉज कौन सा वायरस करता है, उसके बाद उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीजेस फैलती कैसे है, डिजीजेस को चेक करने के लिए कौन कौन से मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद डिजीजेस को ट्रीटमेंट क्या है, ठीक कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। हर एक डिजीज का ये पोर्शन हमने कवर करना है। ठीक है, डिजीजेस टॉपिक में डिजीजेस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पेपर में पूछे ना पूछे। अगर डिजीजेस टॉपिक है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए साइंटिफिकली, मेडिकल टर्म्स में डिजीज क्या है। A disease is defined as an abnormal physiological or structural condition that negatively affects the normal functioning of an organism, part of an organism or cell, and is not immediately caused by external physical trauma. डिजीज एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल लाइफ का ऑपोजिट हो जाता है। पर्सन नॉर्मल नहीं रहता, नॉर्मल हम क्या होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा पड़े, कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिजियोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स के, सेल के स्ट्रक्चर में, टिश्यूज के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी जो हमारी डेली लाइफ को नेगेटिव इफेक्ट करेगी, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को नेगेटिव इफेक्ट करेगी, हमारे ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को बीमार कर देगी, वो पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमारी बॉडी के सेल्स को बीमार कर ले। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे एंटर कर रहा है कोई डिजीज, कोई पर्टिकुलर पार्ट पे एंटर किया है, इफ इट इज अफेक्टिंग द पार्ट, इफ इट इज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पार्ट, तो पर्टिकुलर पार्ट बना किससे होता है, सेल से बना होता है, यानी कि सबसे पहले अटैक किस पे होगा, सेल पे होगा। और ये किसी फिजिकल ट्रॉमा, कोई शॉक, कोई सदमे की वजह से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे जब चीजें पाइल अप होती जाती हैं, जब इन्फेक्शन पाइल अप होती जाती है। कभी भी कोई बीमारी ऐसा नहीं होता है कि आज आपको फीवर है तो कल कुछ खाया था या वैसे कुछ किया था तभी हुआ था, वैसा नहीं होता है। हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस टर्म को, ये इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक पड़ता है। ठीक है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। सोल्जर्स की पूरी एक यूनिट है हमारी बॉडी में, एक ऐसा सोल्जर्स के एक ऐसे सेल्स जो हमें किसी भी बीमारी से क्या करते हैं, बचाते हैं। लेकिन धीरे धीरे किसी इन्फेक्शन की वजह से, कभी कोई गलत चीज खाने की वजह से, कभी किसी गलत इन्वायरमेंट में रहने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। और जैसे ये वीक पड़ता है स्लोली हमारा डिफेंस कमजोर हो जाता है। और डिफेंस कमजोर होगा तो जो इन्फेक्शन बहुत पहले आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी थी, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाएगी और एक दिन हम अचानक से बीमार हो जाएंगे। तो ये कोई सडन इमीडिएट ट्रॉमा से नहीं होती ये बीमारी, बल्कि ये कैसे होती है, नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं जब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कुछ चेंज आते हैं स्लोली।
ठीक है, हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से। अब डिजीजेस का जो कैटेगराइजेशन है, हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अदर इज नॉन कम्युनिकेबल। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस वही होती हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो एक से दूसरे पर्सन में फैलती है, ठीक है, विच कैन स्प्रेड। आपको कोविड का टाइम याद होगा, वेरी रिसेंट, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज थी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती थी। चाइना में कहीं एक जगह पे, वुहान शहर के किसी एक मार्केट में किसी एक पर्सन को जब भी इन्फेक्शन हुआ और पलक झपकते ही पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में आ गया, पूरा वर्ल्ड, सभी कंट्रीज इस चीज से इफेक्ट हुई थी। इट मीन्स अगर इफेक्ट हुई थी तो वो एक पर्टिकुलर वायरस पूरी जगह पे फैला था, पूरे अर्थ पे फैल गया एकदम से, मंथ्स लगे उसको, ठीक है, कुछ विद इन डेज ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री तक अनफॉर्चुनेटली काफी सारी जाने गई हैं इस डिजीज से। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ये बीमारी है और एक हेल्दी पर्सन उसके साथ है, तो हेल्दी पर्सन को चांसेस हैं कि ये बीमारियां हो सकती हैं। और इस कैटेगरी में जो भी बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को हम बोलते हैं कि ये कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। These diseases are caused by a biological pathogens, कीटाणु जो जिंदा होते हैं, बायोलॉजिकल मीन्स जानदार कीटाणु, जीवाणु हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्राइम्स हो सकते हैं, और ये सारे के सारे जीवाणु एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन पे आराम से फैल सकता है, बहुत तेजी से फैल सकता है, डायरेक्टली फैल सकता है या इनडायरेक्टली फैल सकता है। अगर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में है तो डायरेक्टली फैलेगा, अगर आप उस पर्सन की यूज की हुई चीज को यूज कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के मेन फीचर्स क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स आर दीज बायोलॉजिकल पैथोजेंस, इनसे, इन कीटाणुओं से ये बीमारी होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, और ये पर्टिकुलर बीमारी हो सकता है कोई छोटा मोटा कीड़ा भी वो करे, मान लो मस्कीटो है, ठीक है, मस्कीटो है, नॉर्मली समर्स में, मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा होते हैं, मच्छर वगैरह काटते हैं, तो हो सकता है कोई मच्छर के अंदर ऐसा कीटाणु मौजूद हो, अगर वो मच्छर आपको काटेगा तो आपको वो कीटाणु ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में घुस जाएगा। तो ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वो बीमारी कैरी करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। जैसे डेंगू क्या है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से क्यों होता है, क्योंकि मच्छर के अंदर ही एक तरह का वायरस होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, जो एक पर्सन के अंदर घुस जाए तो उसको डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं वेक्टर, जो चीज उस कीटाणु को अपनी बॉडी में कैरी करती है। कैन कॉज आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स, आउटब्रेक्स हो सकते हैं, चीजें फैल सकती है और एकदम से महामारी हो सकती है, एकदम से पूरे की पूरी पॉपुलेशन इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। ऑफन प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कोविड-19 के टाइम में हम लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया, थ्रू वैक्सीन, ठीक है। हाइजीन, प्रॉपर मेंटेनेंस करके, आपको पता है कितने सैनिटाइजर्स, कितने मास्क, क्या कुछ उस टाइम पे यूज नहीं हुआ अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ मेजर्स, कोशिश करनी है कि आपका पब्लिक एरिया भी साफ सुथरा रहे, सिर्फ अपना घर साफ नहीं होना चाहिए, आपके घर के आसपास जो मोहल्ला है वो साफ होना चाहिए, आसपास जो रोड है जहां से हम चलते हैं वो साफ होनी चाहिए, और जो सामने फॉरेस्ट या आसपास कोई जंगलात, मतलब ओवरऑल हमारा इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ घर साफ होने से एक पर्सन साफ नहीं होता। आप गंदगी घर से बाहर निकाल के साइड पे कूड़ा डाल दो और हम बोलेंगे कि नहीं यार मैं बहुत हाइजीनिक हूँ, मैं अपना साफ सुथरे रहता हूँ, वैसा नहीं होता। आपको अपना मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है, आपको अपना स्ट्रीट, अपना एरिया, अपनी सिटी, अपना शहर, अपना देश सब साफ रखना पड़ता है, तभी जाके हम बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। इस कम्युनिकेबल डिजीज में कुछ एग्जांपल हैं, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कोविड-19, HIV, एड्स एटसेट्रा, ऐसी कुछ और बीमारियां भी हैं। इन सभी बीमारियों को हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने आपको कहा डिजीजेस JKSSB का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन देयर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये डिजीजेस एक से दूसरे में नहीं फैलती, ठीक है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो दूसरे वाले पर्सन जो उसके साथ रह रहा है तो उसको डायबिटीज नहीं होगा,
ठीक है। तो ये बीमारियां होती हैं जेनेटिक, या तो हेरिडिटरी है, हमें हमारे जीन्स में ही है, हमारे पेरेंट्स से उनको, उनके पेरेंट्स से, वैसे वैसे। फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, टांग में दर्द हो सकती है, टांग में डिफॉर्मिटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है। इन्वायरमेंटल हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट ही वैसा हो, जैसे किसी पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि लोगों को एज्मा की प्रॉब्लम होगी, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। दमे की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से भी ये चीजें हो सकती हैं। देन बिहेवियरल फैक्टर्स, कभी कभी बिहेवियर की वजह से हो सकता है, कभी कभी किसी के घर में ऐसा अब्यूजिव एटमॉस्फेयर होता है, गाली गलौज होती होगी, तो वैसा वाला पर्सन मैक्सिमम डिप्रेशन के केस में जाता है, जहां पे पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, ठीक है। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से भी इंसान के बिहेवियर में चेंज आता है, वैसे भी बीमारियां हो सकती हैं। तो जितनी भी ये बीमारियां हैं, जेनेटिक होगी, फिजियोलॉजिकल होगी, इन्वायरमेंटल होगी, बिहेवियर होगी, इन पर्टिकुलर बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां एक पर्सन से दूसरे को नहीं फैलती। और यहाँ पे दिया है, दे टिपिकली एग्जिबिट क्रोनिक प्रोग्रेसिव कोर्स। क्रोनिक मीन्स ये बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा 2-3 महीने रहेंगे और फिर आप मेडिकेशन लो ठीक हो जाएंगे, नहीं। चांसेस हैं कि बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, बीमारी बढ़ती चली जाएगी, प्रोग्रेसिव हो सकता है ये, अगर आपने टाइम पे मेडिकेशन लेके उसको रोका नहीं तो प्रोग्रेसिव डेफिनेटली होगा, लेकिन क्रोनिक है, लंबे समय तक रहता है। इसका की फीचर क्या बोला है? नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, ऑब्वियसली नहीं फैलता है तो कोई एजेंट नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी करे। Not spread from person to person, usually long periods तक रहता है, as I discussed it above, associated with lifestyle, environment, aging and genetics। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल लाइफस्टाइल ये भी है कि बहुत ज्यादा स्क्रीन लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा देखते हैं, उसकी वजह से उनके लाइफस्टाइल इतना ज्यादा उसमें एडिक्टेड है कि आगे चांसेस हो सकते हैं कि आईसाइट वीक हो। तो आईसाइट वीक भी कौन सी प्रॉब्लम है? नॉन कम्युनिकेबल है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की आईसाइट वीक है तो दूसरे की भी होगी, नॉट पॉसिबल, राइट। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एजिंग फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस इस कैटेगरी में आती हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो डिजीजेस में मेनली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस प्रिपरेशन ऑफ जेकेएसएसबी एग्जाम्स, वी हैव टू फोकस ऑन communicable diseases, and that on viral diseases, bacterial, fungi, protozoal and parasitic diseases, उन सबको हमने डिस्कस करना है, because these are exam oriented diseases है ये, एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस फर्दर। अब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का एक डिफरेंस यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। प्राइमरी कॉज क्या होता है? पैथोजेंस फैलाते हैं, और ये जेनेटिक्स से अभी हमने इसकी बात की, ठीक है। ट्रांसमिशन में होस्ट या वेक्टर के थ्रू ये फैल सकता है, और ये नॉन ट्रांसमिट, ये फैलता ही नहीं है। इसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो सकता है, अगर मेडिकेशन नहीं ली तो क्रोनिक भी हो सकता है। इसका टिपिकली स्लो ऑनसेट, धीरे धीरे शुरू होती है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ती जाएगी, और क्रोनिक लंबे समय तक जाएगी। वैक्सीनेशन, वेक्टर कंट्रोल, हाइजीन, क्वारंटीन, सैनिटेशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल में लाइफस्टाइल आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपकी डाइट आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, अर्ली स्क्रीनिंग, स्मोकिंग सेंसेशन, ये सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। देन एग्जांपल्स में फिर से कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एटसेट्रा यहाँ पे दिया, और यहाँ पे वही डिजीजेज जो हमने पीछे डिस्कस की, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरल डिजीज, वो डिजीजेस जो वायरस से फैलती हैं। एक वायरस इस प्रॉब्लम को फैलाता है, और वायरल डिजीजेस का पार्ट 1 है। सारी वायरल डिजीजेस एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, बिकॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ ही सारा आपको दे देंगे तो इट विल पाइल अप इन योर हेड एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्लोली एक एक करके हम डिजीजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो वायरस वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। एक खास चीज मैं आपको वायरस के बारे में ये बता दूं कि जब तक वायरस हवा में है तब तक ये नॉन लिविंग होता है, आप बेसिकली मान लो तो डेड होता है। जैसे ही ये किसी लिविंग बीइंग के टच में आ गया, जैसे इसको कोई जिंदा चीज मिल गई, ठीक है, ये वैसे एकदम से जिंदा हो जाता है। ये इसकी खासियत है, यानी कि जब तक ये हवा में है इट इज डेड, अनकॉन्शियस।
और जब ये लिविंग है इट मींस जब इसको कोई लिविंग चीज मिली इट मींस एकदम से क्या हो गया, जिंदा हो गया। और जैसे ही जिंदा हुआ उस पर्सन की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेके अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये है वायरस के एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, viruses are microscopic obligate intracellular parasites consisting of genetic material DNA RNA encased in a protein coat। एक प्रोटीन कोट बाहर से लगा होता है, डीएनए या आरएनए का मटेरियल इनमें यूज होता है और ये बॉडी में जाके या तो डीएनए का इस्तेमाल करके मतलब ये हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे या आरएनए का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे। ठीक है, कभी कभी लिपिड एनवेलप फैट प्रोटीन के साथ साथ फैट वाला एनवेलप भी बाहर से लगा होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी कुछ नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसको लिविंग बीइंग की जरूरत पड़ती है। और ये क्या करता है, जैसे ही किसी पर्सन की बॉडी में आ गया जो होस्ट बन जाता है उसकी सेल्स की मशीनरी का यूज करके अपनी तादाद बढ़ाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है, मेकिंग कॉपीज, अपनी कॉपीज बनाता है। तो यहाँ पे की फीचर्स ऑफ वायरस बोल दें तो जेनेटिक मटेरियल कंटेन जिसमें डीएनए या आरएनए होता है, कैप्सिड इसके बाहर से एक प्रोटीन कवर लगा होता है, एनवेलप कभी कभी एक और बाहर से कवर है दैट इज फैट का कवर। ठीक है, और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये अपने बिना लिविंग सेल्स के अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसको डिपेंड होना ही पड़ेगा। यानी कि अगर इसको अपने आप को मल्टीप्लाई करना है तो इसको एक होस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, खुद को अटैच करता है, सेल के अंदर घुसेगा, अपना अनकोट मतलब इसका प्रोटीन का लेयर निकल जाएगा, खुद को मल्टीप्लाई करते जाएगा, इकट्ठे होगा, असेंबल होगा और नए वायरस निकालेगा और जो पूरी बॉडी को क्या करेंगे, एकदम से बॉडी का हालात ही बदल देंगे, बॉडी का कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म चेंज कर देंगे, बॉडी जिस चीज से लड़ने की कैपेसिटी रखती है उस इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देंगे और तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगे। ठीक है, डिजीज कॉजेशन ये करते हैं, माइल्ड इलनेस से लेके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक वायरस हो जाती है। आपको पता है माइल्ड आपको कोल्ड हो जाए तो वो एक वायरल डिजीज है और कोविड हो जाए ये भी वायरल डिजीज है। लेकिन कोल्ड हम बोलेंगे कोई बात नहीं 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लेंगे हमारा जुकाम ठीक हो जाएगा। लेकिन कोविड-19 वाला बोल सकते हैं प्रॉब्लम की नहीं, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी कोविड-19 के टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो वायरल डिजीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मींस ये बीमारी हमें हासिल हुई है, हमने जन्म से नहीं लाई, ये बीमारी जिंदगी के हालात की वजह से हमें हासिल हुई। इम्यूनो मींस इस बीमारी का काम हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है, इम्यून सिस्टम के ही साथ है, इसका लेना देना इम्यून सिस्टम के साथ है और इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी पैदा करता है, इम्यून सिस्टम को बर्बादी के रास्ते पे लेके चलता है। सिंड्रोम मींस यही इसके साइन है, यही इसके साइंस है जो कंसिस्टेंटली ऑकर होते हैं जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होते जाता है, डैमेज। एड्स को फैलाने वाले वायरस का नाम है HIV, सीधा याद रखना आपको HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है बेटा, याद रखिएगा, आपको भी बता रही हूं, ये वायरस टी सेल्स को डैमेज करता है। ये टी सेल्स क्या है, आपने कोई भी आर्मी देखी है, हर आर्मी का कोई ना कोई कर्नल, जनरल, कैप्टन होता है जो आर्मी को कमांड देते हैं। तो टी सेल्स वो आर्मी के वो हेड हैं जिसको कौन खत्म करेगा, HIV। जब हेड को ही खत्म कर लिया तो आर्मी जो है, सोल्जर जो है वो कमांड किससे लेंगे। इसका मतलब अगर हेड को ही मार दिया तो आर्मी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर राजा को ही मार दिया तो प्रजा क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आपने देखो अगर पुराने जमाने में अगर राजा ही सरेंडर कर गया तो पूरी सेना ही सरेंडर कर लेती, वो कुछ नहीं कर सकती, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिफीट। तो यहाँ पे भी HIV नॉर्मल सेल्स को नहीं अटैक करता, इसका अटैक ही टी सेल्स पे होता है और टी सेल्स क्या है, वो आर्मी के कर्नल जनरल हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को संभालते हैं। ठीक है, तो कॉज इसका HIV वायरस, जो टारगेट करते हैं टी हेल्पर लिम्फोसाइट सेल्स को, इनका पूरा नाम। ट्रांसमिशन फैलता कैसे है, अगर ब्लड इंजेक्ट किया बॉडी में, सेमेन इंजेक्ट किया है, वेजाइनल सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, कंटामिनेटेड नीडल्स हैं,
ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मदर टू चाइल्ड, अगर एक माँ को एचआईवी है तो पॉसिबल है कि बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, इसके की सिम्टम्स क्या क्या है? की सिम्टम्स ये है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे बुखार आएगा, फ्लू सा होगा, ठीक है, फीवर, थकान महसूस होगी, हमारी ग्लैंड्स स्वेल करना शुरू हो जाएंगे, गले में दर्द रहेगा, स्किन पे रैश रहेगा, और जैसे जैसे एचआईवी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे आ जाएगी मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते, अंदर वायरस चुपचाप अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। एडवांस स्टेज, जब एचआईवी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट फैल जाता है, तब उस प्रॉब्लम जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एड्स। ठीक है, एड्स। बॉडीज इम्यून सिस्टम कंप्लीटली वीक पड़ जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रखता और इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग डायरिया रहता है, कांस्टेंट बंदा थका हुआ रहता है और फ्रीक्वेंटली काफी इंफेक्शंस और रेयर स्किन कंडीशंस हमारी बॉडी में रहती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका? डेली मेडिकेशंस। आपको अगर लगातार आप वायरस से लड़ने के लिए, अगर आप ये देखिए, नॉर्मली कहा जाता है कि एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है तो एड्स क्या करता है, एड्स में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो एचआईवी को मार तो नहीं सकता लेकिन एचआईवी को वापस फैलाने से रोकता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ने से रोकता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। देयर इज नो क्योर, लेकिन मेडिकेशन से कोई पर्सन लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि जब एचआईवी को ही बढ़ने नहीं देंगे तो इम्यून सिस्टम को वो हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, टेस्ट है इसके, ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट लिया जाता है एचआईवी है या नहीं है, फिर वायरल लोड CD4 टेस्ट होता है जहां पे ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं और मेजर किया जाता है। अगर ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ सैंपल्स पाए गए, कुछ ऐसे एंटी वायरस एजेंट्स पाए गए जो तभी पैदा होते हैं जब बॉडी में वायरस हो, फिर एक और टेस्ट किया जाता है कंफर्म करने के लिए कि बॉडी में एचआईवी वायरस है या नहीं है, और ये भी चेक किया जाता है कि हमारी इम्यून सिस्टम इससे लड़ सकता है या नहीं है, यानी कि कितना एचआईवी ने अपने आप को फैलाया है। ठीक है, देखिए सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं, ये इसका मेन सिम्टम्स है मिडिल स्टेज में, ये सिम्टम्स है, एंड देन एडवांस स्टेज जब होता है तब ये कंडीशन आती है। ठीक है, अगली बीमारी है डेंगू, जिसका कॉज है फ्लैवीवायरस, एक छोटा सा कीटाणु जो किसमें एंटर करता है, एडिस मस्कीटो, एडिस फीमेल मस्कीटो। ठीक है, फीमेल मस्कीटो इसको कैरी करता है। देखिए ये वाला मच्छर, ध्यान रखिएगा, जिसमें ऐसे टाइगर वाली स्ट्रिप्स है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ये वाला मच्छर, चांसेस होते हैं कि ऐसे वाले जो कीटाणु है वो इसी मच्छर में होता है। अगर किसी इन्फेक्टेड मच्छर ने काट लिया, वो भी फीमेल एडिस मस्कीटो ने, तो डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका वेक्टर इज फीमेल एडिस मस्कीटो, प्राइमरीली एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस, ये इसका स्पेशीज है इस पर्टिकुलर मस्कीटो की। सिम्टम्स क्या है? पहले तो हाई फीवर होगा अचानक से, और आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, जॉइंट्स और मसल्स में एक्सट्रीम पेन होगी, जिसको हम टर्म बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। याद रखिएगा, ब्रेक बोन फीवर। इतनी दर्द होती है ऐसे लगता है कि हड्डियां टूट गई हैं, मतलब हड्डियां टूटने पे जो दर्द रहता है वो दर्द इस पर्टिकुलर बीमारी में इंसान को फील होता है। साथ ही साथ हेडेक रहता है, स्किन रैशेस होती हैं, ब्लीडिंग होती है नोज और गम से, इसमें ये इसके क्लासिक सिम्टम्स है। अगर डेंगू बढ़ गया, अगर ये बीमारी, अगर फ्लैवीवायरस बॉडी में बहुत ज्यादा फैल गया, इट कैन कॉज फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग कॉन्टिन्यूसली आएगी, इंटेंस स्टमक पेन, पेट में काफी दर्द रहेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इतना ज्यादा कि एक इंसान को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट और केयर बोले तो आइसोटोनिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन की कमी, मतलब डिहाइड्रेशन ना हो। क्लोज हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करते हैं इसमें, और बेड रेस्ट देते हैं, लगातार मॉनिटर करते हैं, ब्रेन ये हेड का मॉनिटरिंग करते हैं, पूरी बॉडी का मॉनिटरिंग करते हैं कि फीवर का टेम्परेचर किस हिसाब से हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें दिया है कि इसमें हमें कोई पेन किलर नहीं खाना चाहिए। देखिए मैंने इसमें बोला माइल्ड ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग होती है। अगर नॉर्मली इंसान क्या करता है, कोई भी बीमारी होती है, हेडेक हो रहा है, वो पेन किलर ले रहा है,
पेन किलर वन ऑफ द डेंजरस चीज है किसी भी दवाई में लेने के लिए। कोई भी बीमारी अगर हो, नॉर्मली आपको टांग में दर्द है, सर में दर्द है, कहीं पे दर्द है, आपको पता ही नहीं है कि दर्द किस वजह से है, आपको कॉज ही नहीं पता है, तो आप कोई दवाई कैसे ले सकते हैं, आप पेन किलर कैसे ले सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर बीमारी में अगर एक पर्सन पेन किलर लेता है तो ये जो ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये ब्लीडिंग बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड एस्पिरिन, इबुप्रोफेन एंड अदर NSAIDs ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग और प्लेटलेट डिसफंक्शन। प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, उनका फंक्शन बिगड़ जाएगा। अगर उनका फंक्शन बिगड़ गया तो इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। प्रिवेंशन क्या है इसकी? मस्कीटो कंट्रोल। हम कोशिश कर सकते हैं कि मच्छर को अपने आसपास ना आने दें, डेंगू की वैक्सीन लगा के रखें, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कहीं पर भी रुका हुआ पानी नहीं रखना चाहिए, पानी स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। हमेशा पानी को ढक के किसी बर्तन में रखें, क्योंकि मस्कीटो का ब्रीडिंग ग्राउंड ही गंदा पानी है। मस्कीटो नेट्स इस्तेमाल करें, मस्कीटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, डेंगू की वैक्सीन लगाएं और फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहने ताकि मच्छर आपको आपकी स्किन पे ना काटे, क्योंकि बीमारी एक बार हो गई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, टेस्ट है इसके SN1 ब्लड टेस्ट, जो ये चेक करता है कि डेंगू वायरस है बॉडी में या नहीं, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इलाज के बाद फिर डॉक्टर कहते हैं कि चलो अब ये दवाई कुछ दिनों खा लो, उसके बाद एक बार फिर टेस्ट करो। इस टेस्ट में ये पता चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ किस तरीके से लड़ रहा है, कि बॉडी रिकवर हो रही है या नहीं हो रही। एंड देन देयर इज प्लेटलेट काउंट, हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स बढ़े या नहीं बढ़े, जो हमारी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करेंगे, उनके लिए भी ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज मेंशन्ड। देन द नेक्स्ट डिजीज दैट इज हेपेटाइटिस, वायरस से होने वाला एक और बीमारी दैट इज हेपेटाइटिस। ये 5 तरीके के वायरस हैं जो फैलाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D एंड E। हेपेटाइटिस वायरस में आपके पास A और E जो हैं, ये दोनों वायरस फीकल ओरल हैं, यानी कि इन्फेक्टेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर से हो सकता है। लेकिन जो HBV, HCV, HDV वाला वायरस है, ये पैरेंट्रल हो सकता है, यानी कि ये ब्लड्स और फ्लूइड्स के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है, ब्लड्स एंड फ्लूइड्स के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है। ये वाले वायरस, जैसे टैटू बनाते हैं कुछ लोग, तो वो जो सुई इंजेक्ट करते हैं स्किन में, आप लोगों को अगर ये बात कंफर्मेशन नहीं है कि वो सुई साफ है या नहीं है, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी चांसेस हैं कि ऐसे वाला वायरस बॉडी में घुस सकता है। तो क्या है? दिस इज हेपेटोट्रोपिक वायरसेस कॉज लिवर टिश्यू इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है? लिवर के टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। हेपेटाइटिस A इज देयर, हेपेटाइटिस B, C, D और E इसके क्या है? कॉज है। अगर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है तो कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है? A और E। अगर पैरेंट्रल बोल रहे हैं, ब्लड बॉर्न बोल रहे हैं, सेक्सुअल बोल रहे हैं, वो कौन सा वाला वायरस, वो कौन सा वायरस है? दैट इज HBV, HCV और HDV, ठीक है। अब इनकी बात करें, HAV और HEV की बात करें, तो ये वाले वायरस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद, अगर थोड़े दिनों बाद अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक है तो थोड़े दिनों बाद ये चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा क्रोनिक नहीं है, इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है अगर ऐसा वाला हेपेटाइटिस है। अगर हेपेटाइटिस B है या C है तो ये लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं, यानी कि इनको ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए। यू नीड सम मेडिकल असिस्टेंस जो आपका इलाज प्रॉपरली कर सके, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वायरस है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा वायरस है जो DNA वायरस है? बाकी RNA वायरस है, एक वायरस है जो DNA वायरस है, दैट इज HBV, और यही सबसे खतरनाक वायरस होता है, ठीक है। इसका इलाज होता है, इसका इलाज पॉसिबल है, ओके। जो HCV है ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी। ये साइलेंट किलर बोल सकते हैं। जो HCV है ना, HCV, ये साइलेंट किलर हो सकता है। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे ब्लड में सालों तक छिपा हुआ रह सकता है और
इसके सिम्टम्स आपको नॉर्मली नजर नहीं आते, ठीक है। ये डायरेक्टली लिवर पे अटैक करेगा अचानक से और एकदम से लिवर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आखिर हुआ क्या, आखिर लिवर एकदम से खराब कैसे हो गया, लिवर फेल कैसे हो गया। ये HCV का कॉन्सेप्ट है। ये डेकेड्स तक अपने आप को छुपा के रखता है और एकदम से समटाइम्स अटैक करता है। मैक्सिमम कोई भी बीमारी हमें तभी लग सकती है जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली क्लियर अप देयर ओन, अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं इम्यून सिस्टम की मदद से। अगर हम गुड फ्लूइड्स, प्रॉपर खाना अगर हम खाएं तो ए और ई खुद ठीक हो जाएंगे, ज्यादा मेडिकेशंस की नीड नहीं है। हेपेटाइटिस बी अगर है तो इसके लिए हमें एंटीवायरल पिल्स लेनी पड़ेंगी लंबे समय तक ठीक होने के लिए। हेपेटाइटिस सी को 8 से 12 हफ्ते लगते हैं और ये भी मॉडर्न एंटीवायरल पिल्स इसके लिए नीडेड है, ठीक है। रही बात हेपेटाइटिस डी की, तो डी एक ऐसा वायरस है जो बॉडी में तभी इफेक्ट करेगा जब बॉडी में ऑलरेडी बी वायरस होगा। तो HDV अपना काम तभी करता है जब HBV मौजूद है, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंस में इंपॉर्टेंट होता है। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके हेपेटाइटिस पैनल ब्लड टेस्ट है, लगातार जो इस वायरस को हमारे ब्लड में चेक करते हैं या नहीं है। एंड देन देयर इज लीवर फंक्शन टेस्ट, हमारा लीवर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज द टेबल जो आपको शॉर्टली इस चीज का एक क्रक्स बता सकता है, कौन सी चीज कैसे फैलती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है और लंबे समय तक जा सकती है या नहीं जा सकती, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। देन द नेक्स्ट डिजीज इज रैबीज। रैबीज मीन्स नॉर्मली एक कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, बट सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होती, कोई भी जानवर जिसकी बॉडी में रैबीज का वायरस है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो फिर से एक कैरियर है, वो कैरी करते हैं इनको। तो अगर कुत्ते ने काट लिया और अगर उसकी बॉडी में रैबीज वायरस होगा तो रैबीज हमें हो सकता है। तो रैबीज वो बीमारी है जो हमें जानवरों के काटने से होती है, मतलब जानवरों से हमें ये बीमारी आई है, तो इस बीमारी को हम जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज। क्यों जूनोटिक? क्योंकि एनिमल से जंप करके किस में एंटर करती है, ये ह्यूमन बींग्स में। डेडली डिजीज है लेकिन हम इसका परहेज रख सकते हैं, ठीक है। रैबीज इज अ वायरल डिजीज जो ब्रेन तक को इफेक्ट करता है, इंसान ब्रेन डेड भी हो सकता है। अगर एक कुत्ते ने काटा है और आप प्रॉपर वैक्सीन नहीं लगा रहे, आप प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे ये रैबीज वायरस हमारे ब्रेन पे, इसका काम ही है, इसका हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन पे काम है जो इफेक्ट करेगा, दैट इज ब्रेन। तो इट इज ऑलमोस्ट फेटल, जान भी जा सकती है, लेकिन 100% चांसेस हैं कि आप इसको क्योर कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो हम इससे बच सकते हैं। कॉज उस कीटाणु का नाम है रैबीज वायरस, बिलोंग टू लीसा वायरस जीनस, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इन्फेक्टेड सलाइवा, एनिमल्स के इन्फेक्टेड सलाइवा में ये होता है और ये आपके बॉडी के जब ब्लड से जख्म बना देता है तो वहां पे हमारे ब्लड में क्या करता है, एंटर करता है और ये रैबिड एनिमल्स से फैलता है। डॉग्स हो गए, बैट्स हो गए, रेकून्स हो गए, फॉक्सेस, स्कंक्स, इनसे, मंकीज रख लो, उनसे भी ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स क्या है? स्टार्टिंग में अगर किसी जानवर ने आपको काट लिया है तो फीवर होगा, फीलिंग ऑफ सिकनेस होगी, मन खराब होगा, ठीक है। टिंगलिंग सिचुएशन होगी, बर्निंग सिचुएशन होगी, नम सेंसेशन, जिस जगह पे काटा है उस जगह पे थोड़ी सी आपको खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, वो जगह सुन्न हो सकती है। एडवांस सिम्टम क्या है? अब ये है कि हम फटाफट से वैक्सीन लगा दें, इसका वो दवाई ले लें तो ठीक है। अगर इंसान थोड़ी सी देरी करता है तो एडवांस सिम्टम के बाद कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ब्रेन पे अटैक करेगा, ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। देन एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस हो सकती है, बेचैनी होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आता है कि सच में अगर कोई कुत्ता किसी पर्सन को काटता है ना तो वो पर्सन पानी से भागता है। आखिर क्यों? वाई? ये पानी का क्या लेना देना है इस पर्टिकुलर बीमारी में? होता ये है कि हमारी जो जॉ लाइन होती है ना, वहां पे दर्द होती है और ये दर्द बढ़ जाती है अगर पानी की आवाज हमारे कानों को सुनाई दे, ब्रेन तक जब ये आवाज पहुंचेगी ये दर्द ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी वजह से पर्सन पानी से डरता है, तो हम बोलते हैं रैबीज से इंसान हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि उसके थ्रोट में एकदम से दर्द उठती है, बहुत सिवियर दर्द उठती है, ठीक है। जब वो पानी पीने की कोशिश करता है तब दर्द उठती है, इसलिए पानी से ही डरता है इंसान। पानी को टच करने से भी डरता है क्योंकि टच से भी वो स्पैज्म हो जाते हैं।
एक्सेसिव ड्रूलिंग, फेयर ऑफ एयर ब्लोइंग ऑन द फेस, हवा भी फेस पे पड़े तो भी इंसान डरता है, और इवेंचुअली मसल पैरालिसिस हो जाती है, ब्रेन डेड हो सकता है इस बीमारी से। ट्रीटमेंट क्या है? इमीडिएटली आपको वो एरिया साफ करना है, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक लगातार उस एरिया को सोप एंड रनिंग वाटर से साफ कीजिए। देन रैबी शॉट, जाके मेडिकेशन लीजिए, ये केमिस्ट की शॉप पे जाइए, हॉस्पिटल में जाइए और रैबीज की वैक्सीन लगाइए सीरीज, यानी कि लगातार हर दिन जो भी जिस पीरियोडिकली वो बोलते हैं वैक्सीन लगानी है। एंड नोट क्या दिया इसमें, ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन बिफोर सिम्टम स्टार्ट। इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम शुरू होने से पहले ही ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि एक बार सिम्टम शो हो गए फिर रैबीज क्योर नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार सिम्टम शुरू, हाइड्रोफोबिया एक बार इंसान को हो गया फिर बहुत मुश्किल है कि रैबीज ठीक हो। टेस्ट क्या है इसके? ह्यूमन टेस्टिंग, सलाइवा, स्किन बायोप्सी टेस्ट किया जाता है नेक से, क्योंकि आपको पता है ब्रेन पे अटैक करता है ये वायरस। एनिमल टेस्टिंग होता है कि जिस जानवर ने काटा है क्या उसको उसके बॉडी में ये रैबिड वायरस था या नहीं था, उस तरीके से ये चीजें की जाती है। ठीक है, ये था आपका किसका कॉन्सेप्ट? रैबीज का कॉन्सेप्ट। देन द लास्ट वन फॉर टुडे इज पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियो एक ऐसी डिजीज है जो इंसान के पर्टिकुलर मसल्स को वीक कर लेती है और इंसान पैरालाइज हो जाता है। यूजुअली लेग्स में होती है ये प्रॉब्लम, और वो मसल्स काम नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो जगह प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। इसका दूसरा नाम पोलियोमाइलाइटिस भी है। कॉज है इसका पोलियो वायरस, ठीक है, सेरोटाइप 1, 2 एंड 3 सिंगल आरएनए फैमिली को बिलोंग करता है, आरएनए वायरस होता है। ये फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड खाने पीने से ये फैल सकता है, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी ये फैल सकता है। की सिम्टम्स क्या बोल रहे हैं? कॉमन सिम्टम्स ये है कि पहले तो इंसान में जनरली स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं शो करते, फिर धीरे धीरे फीवर, गले में दर्द, हेडेक, स्टमक पेन, नेक, बैक स्टिफनेस। आपको एक चीज यहाँ पे समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट हर चीज में फीवर और हेडेक है, राइट? तो फीवर और हेडेक कितनी सारी बीमारियों की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले उस चीज का कॉज जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हेडेक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये फीवर आया तो क्यों आया। ठीक है, सिवियर सिम्टम्स में अगर आगे ले ले तो मसल वीक हो जाती है, नर्वस सिस्टम पे अटैक पड़ता है, अनइवन पैरालिसिस हो जाती है, टेढ़ी मेढ़े मतलब लेग्स हमारे यूजुअली टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, नहीं पता चलेगा, और हमें वॉकिंग में और ब्रीदिंग में क्या होगी? परेशानी होगी। ट्रीटमेंट और केयर क्या है? इसका कोई एंटीवायरल क्योर नहीं है, कोई ड्रग नहीं है जो पोलियो वायरस को खत्म कर सके। सपोर्टिव केयर ये है कि आप बेड रेस्ट करें, मसल्स वो जो पेन रिलीफ आपको मिले, फिजिकल थेरेपी करें, ठीक है, मसाज एंड ऑल। सपोर्ट सिस्टम्स, ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम, अगर लंग्स में इंफेक्शन फैल गया पोलियो का तो हम सपोर्ट सिस्टम्स ला सकते हैं ब्रीदिंग। प्रिवेंशन ये है कि पोलियो वैक्सीन पहले ही इंसान को दे दे। आपको पता है पोलियो की वैक्सीन 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है, ताकि ऐसे पर्सन, एक बार वैक्सीन बॉडी के अंदर चली गई तो वैक्सीन का काम क्या है? किसी भी बीमारी से लड़ना। अगर वो पर्टिकुलर वैक्सीन पोलियो की लगाई है तो ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होंगी, और अगर हमें पोलियो का वायरस बॉडी में घुसा भी तो ये वैक्सीन का जो एंटीबॉडी है वो उसको खत्म कर देगी। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है स्टूल टेस्ट, ह्यूमन फेसेस को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड देयर इज स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, लंबार पंक्चर यानी कि पीठ वाली साइड से स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है, ये चेक करने के लिए क्या ये वायरस नर्वस सिस्टम में एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये था आपका पोलियो का। एक और चीज आपको पोलियो की रिगार्डिंग बता दें कि इंडिया कंट्री जो है हमारा देश, ये पोलियो फ्री है। नाउ इट इज पोलियो फ्री। ठीक है, WHO ने 2014 में डिक्लेयर कर दिया था दैट इंडिया इज नाउ अ पोलियो फ्री कंट्री। ठीक है, ये पोलियो के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको बताएंगे। क्विक रेफरेंस समरी टेबल आप यहां से देख सकते हैं, जितनी भी एब्डोमेन डिजीज की, एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, रैबीज, पोलियो वगैरह वगैरह, इनके पैथोजन टाइप किस तरीके से फैलते हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एंड क्या क्या टेस्ट हैं, क्या क्या इसके चीजें जिससे हमें इन चीजों के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगेन आपको एक बार फिर से बता दें, हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप पे आपको साइंस के सभी लेक्चर, सारा PDF मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको अवेलेबल रहेगा। तो आप ज्ञान गुरुकुल की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
वहां पे आपको सिर्फ साइंस ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी मटेरियल लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, पीरियोडिकल टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट आपको मिलेगा, वो भी बहुत कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और ये चीजें आपको मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है कि हर चीज को मैंने बोला लेवल 1 से शुरू किया है, उस हिसाब से शुरू किया है जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक के रिलेटेड हर क्वेश्चंस के रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया गया है कि कैसे पूछ सकता है। लेक्चर के बाद कुछ चीजें हमारे कुछ लेक्चर्स क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आते हैं कि देखो इस टॉपिक के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो PYQs को भी डिस्कस किया जाता है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से और बेहतर करने के लिए डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, दैट इज ज्ञान गुरुकुल जम्मू। ठीक है, तो आज हमने किया पार्ट 1 ऑफ वायरल डिजीज। टुमारो वी विल डू द पार्ट 2 ऑफ वायरल डिजीज, जिसमें हम आगे फर्दर डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर्स, इन जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको रिवाइज करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।